सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है कि जो सत्ता पक्ष में लोग जो बैठे हुए हैं उनको पार्लियामेंट से लगता है कुछ लेना देना भी नहीं, वो वंदे मातरम की बात करते हैं। और इसकी आज के दिन जरूरत क्या है? अरे भाई, राष्ट्रवादी जो जितने हैं उतने हैं, वो तो जनता को मालूम है, दिखता है। जो गरीबों की रक्षा नहीं कर सकता वो कहां से राष्ट्रवादी होगा? दोस्तों, बड़े दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में सांसदों के बीच नजर आए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए आए। 5 मिनट रुके और चल दिए। यही नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सिर्फ 2 मिनट में सदन की कार्रवाई खत्म कर दी। ऐसे में सवाल मेरे जहन में यह आया कि पीएम मोदी क्या भविष्य के लिए अपने इस पद के लिए एक नई मर्यादा गढ़ रहे हैं, जिसमें कभी कभार लोकतंत्र के मंदिर संसद में सांसदों को उपस्थित होना है और फिर हमेशा गायब होना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, मुझे याद आता है इस बार के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 बार दिखे। अब इसमें से आप 1-2 दिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, करीब 19 दिन के कार्यवाही में पीएम मोदी का सिर्फ 2 दिन दिखना क्या लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक है? आप इस सत्र को किस बात के लिए याद रखेंगे? मैं तो इसलिए इस सत्र को याद रखूंगा क्योंकि इस बार सरकार ने ऐसे मुद्दों पर चर्चा करवाई जिस पर बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इसलिए याद रखूंगा क्योंकि इस सत्र में ग्रामीण रोजगार को ख़त्म कर दिया गया। इस सत्र में जिस पर सबसे ज़्यादा बहस की ज़रूरत थी उस पर चर्चा हुई नहीं। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के 6ठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य, अब हम वंदे मातरम की धुन पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी आखिरकार 5 मिनट के लिए चेहरा दिखाने के लिए आए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राष्ट्रीय गान पर भी सभी सांसदों को खड़ा करवाकर सम्मान दिलाकर सत्र को अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर गए और चल दिए। लेकिन मैं अगर एक भारतीय की तरह सोचूं तो हमें इस शीतकालीन सत्र से क्या मिला? इस सत्र में हमें कुछ मिला ही नहीं। हमारे पास जो था उसे ही छीन लिया गया। अब देखिए, मनरेगा को जी राम जी कर दिया गया। पहले केंद्र की मनरेगा के तहत मजदूरों को 90% रकम मिलती थी। अब क्या हुआ? केंद्र सरकार ने अपना भार राज्य की सरकारों पर डाल दिया। एक तरह से देखा जाए, नया नाम करके सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया। इसी तरह संसद में शांति बिल पारित हुआ। निजी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा का रास्ता खोल दिया गया। LIC पर विदेशी निवेश की सीमा 100% कर दी गई। इतने अहम फैसले सरकार ने ले लिए, लेकिन क्या इस पर अच्छे तरीके से बहस हुई? बस एक दिन में ऐसे फैसले सरकार की ओर से ले लिए गए। ये सरकार किस तरह से काम कर रही है? राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की जुबानी दोस्तों पूरी कहानी सुनिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसकी जो रेलेवेंस है वो गिरती जा रही है, क्योंकि कम से कम सिटिंग्स होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि लोग भी सोचते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि सही मुद्दों पे चर्चा नहीं होती और ऐसे मुद्दों पे चर्चा होती है जिसका कोई आज के दिन लेना देना नहीं है। तो
तो पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये सेशन है। इनमें लगभग 15 सिटिंग्स हुई। 15 सिटिंग्स हुई है एक सेशन में। जब हम पार्लियामेंट में थे, मैं तो मतलब कि 2099 और उसके बाद की बात करता हूं, तो उस समय पार्लियामेंट विंटर सेशन में लगभग 20 नवंबर को बैठता था और दिसंबर तक चलते रहते थे। लेकिन आज के दिन वो ऐसा नहीं हो रहा। 1 दिसंबर में सत्र की शुरुआत हुई और 15 सिटिंग्स हुई। इससे पहले भी 2017 में लगभग 13 सिटिंग्स हुई, 2022 में 13 सिटिंग हुई, 2023 में 14 सिटिंग हुई और इस सत्र में 15 सिटिंग हुई। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जो चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में वो चर्चा होगी नहीं, और फिर चर्चा नहीं होगी तो लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है कि बड़ी दुख की बात है कि जो सत्ता पक्ष में लोग जो बैठे हुए हैं उनको पार्लियामेंट से लगता है कुछ लेना देना भी नहीं। दूसरी बात यह है कि इस पार्लियामेंट में हुआ क्या। 1 दिसंबर में हम चाहते थे, विपक्ष चाहता था कि किसी तरीके से चर्चा हो SIR पे, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज के दिन SIR सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है। क्योंकि अगर वोटर की सूची सही नहीं होगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव लोकतंत्र पे पड़ेगा। अगर सूची जैसे एयर पोल्यूशन है, सूची में ही पोल्यूशन होगी तो फिर तो लोकतंत्र में लोग सांस नहीं ले पाएंगे ना, जैसे हम आज के दिन बाहर जाते हैं और सांस नहीं ले पाते। तो ये बड़ा बहुत ही भारी एक मुद्दा है और मैं समझता हूं कि इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए कि क्यों लोकतंत्र में SIR की चर्चा क्यों नहीं हो रही। अब ये कहते हैं कि SIR की चर्चा इसलिए नहीं हम कराना चाहते क्योंकि ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। अब कोर्ट में पेंडिंग तो बोफोर्स भी था, तो आपको याद है, हम सब लोगों को याद है कि कितनी बार चर्चा हुई बोफोर्स की। कई ऐसे मुद्दे थे जो कोर्ट में पेंडिंग है, उनकी चर्चा हुई। लेकिन एक बहाना है कि हम चर्चा नहीं कराना चाहते क्योंकि जो बातें इलेक्शन कमीशन इनके इशारे पे करता है वो बातें जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। खैर, इस बात को छोड़िए, चर्चा नहीं हुई SIR पे। इन्होंने कहा कि पहले तो हम बात करेंगे वंदे मातरम। अरे भाई, वंदे मातरम का आज के दिन क्या लेना देना है? RSS क्या वंदे मातरम गाता है? 2025 में RSS का गठन हुआ, उसके बाद कभी इन्होंने अपनी शाखाओं में वंदे मातरम गाया? भाजपा अपने मीटिंग में वंदे मातरम से शुरू करती है। कब इन्होंने शुरू? ये तो राष्ट्रगान भी नहीं मानते थे, जनगण मन भी नहीं मानते थे, अब तो इनकी मजबूरी है। और ये वंदे मातरम जिनका को लेना देना नहीं है। 1876 में गाना लिखा गया वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 2005 में बंगाल की पार्टीशन हुई, उसमें ये गाना ऐसा प्रभावित, लोगों के मन में ऐसा प्रभावित हुआ कि ये राष्ट्रगान बन गया लगभग। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे शुरुआत करती थी। और जो लोग जिन्होंने 1942 में अंग्रेजों का साथ दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो वंदे मातरम की बात करते हैं। और इसकी आज के दिन जरूरत क्या है? ये दिखाने के लिए कि हम बड़े राष्ट्रवादी हैं। अरे भाई, राष्ट्रवादी जो जितने हैं उतने हैं, वो तो जनता को मालूम है, दिखता है कि कितने राष्ट्रवादी हैं। जो गरीबों की रक्षा नहीं कर सकता वो कहां से राष्ट्रवादी होगा? तो ये एक बहुत दुख की बात है कि जो असली मुद्दे हैं इस देश के सामने, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। चलिए, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम वंदे मातरम से शुरुआत करेंगे, वो पहली चर्चा उस पर होगी, उसके बाद हम इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा करेंगे। हम SIR पे नहीं करेंगे, उसमें जो आपने बोलना है बोल दीजिए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से मैं बड़े एक दुख की बात है कि इन्होंने कब इलेक्टोरल फॉर्म किया, जो भी इलेक्टोरल फॉर्म किए हमने किए, इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। अभी लोकसभा कैंडिडेट की जो खर्चा है मैक्सिमम वो 94 लाख है। तो इनसे पूछिए कि 94 लाख में कोई खर्चा करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इलेक्शन लड़ता है?
ये बात मैंने रखी इनके सामने और सब जानते हैं। और असेंबली के इलेक्शन का मैक्सिमम खर्चा 40 लाख है। तो खर्चा करता है, मतलब पानी के जैसे कैश बहता है वहां। उसका कभी इन्होंने उस पर चर्चा की कि कैसे इसको रोका जाए? कभी नहीं ना सोचा, ना चर्चा की, ना सदन में रखा, ना इनके मन में ख्याल आया, क्योंकि इनके पास तो इतना ज्यादा धन है, इतना ज्यादा कैश है, तो बहता रहता है जैसे नदियां बहती हैं। तो शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए ना। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी दल है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। मतलब कि कैंडिडेट तो 94 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता पार्लियामेंट में और असेंबली में 40 लाख से ज्यादा। लेकिन जो राष्ट्रीय दल है या कोई भी स्टेट लेवल के दल भी हैं, उन पे कोई रोक नहीं। मतलब वो जितना मर्जी खर्चा करे। तो जिसके पास ज्यादा धन होगा निश्चित रूप से वो ज्यादा खर्चा करेगा, वो ज्यादा पैसा पानी के जैसे बहाएगा, और उसका नतीजा क्या होगा आप सब जानते हो। उस पर कोई चर्चा हुई? इन्होंने कहा पार्लियामेंट में आके चलिए उस पर चर्चा करें, ऐसी एक प्रणाली अपनाएं ताकि जो हमारे सभी दल हैं उसको सामान्य रूप से पैसा मिलना चाहिए, ताकि उससे ज्यादा वो खर्चा ना करें। क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं। 1985 में जब हम 10th शेड्यूल लाए, इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। आपको मालूम है कैसे किया? इन्होंने क्या किया कि वे लोगों को डिफेक्ट करवाते थे। पॉलिटिकल पार्टी, उत्तराखंड की सरकार इन्होंने गिराई, महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई, कर्नाटका की सरकार इन्होंने गिराई। कैसे गिराई? डिफेक्शन के द्वारा। मतलब कि दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि चुने हुए लोग अगर किसी असेंबली में बैठ जाएं, उनको डिफेक्शन द्वारा वही सरकार, जो चुने हुए लोग की गिरा दो सरकार और अपनी बना लो। गवर्नर इनका, स्पीकर इनका। अगर एंटी डिफेक्शन पिटीशन लगाई जाए और इनके पक्ष इनके खिलाफ हो तो वो स्पीकर फैसला नहीं करेगा, 4-4, 5-5 साल फैसला नहीं करेगा, ना कोर्ट में कार्रवाई होगी। उन्होंने कभी सोचा उसके बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकारें ऐसे नहीं गिरानी चाहिए? इस रिफॉर्म के बारे में सोचा इन्होंने? ये मुद्दा लाए कभी? नहीं लाए ना। फिर पार्लियामेंट में सोचा कि तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि 10th शेड्यूल में स्प्लिट का एक प्रावधान है। तो स्प्लिट तो मतलब कि उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो रद्द कर दिया गया। फिर केवल मर्जर की बात आई। हाँ, ये मर्जर पार्टी करवाते नहीं है, असेंबली में लोगों को ले लेते हैं। तो मतलब कि जहां कानून है उसका दुरुपयोग होगा। फिर बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म की कि हमें चर्चा करनी है इलेक्टोरल रिफॉर्म। क्या है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 आउटकम। इनका लक्ष्य केवल एक ही है कि राज्य सरकारों को गिराओ, जैसे हम कहते हैं गिराते रहे हैं, कब्जे में करो। जब सब राष्ट्रीय सरकारें इनके कब्जे में आ जाएं, संविधान बदल दो। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 आउटकम। ये इनका इलेक्टोरल रिफॉर्म का मुद्दा है और इस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है पार्लियामेंट में और इस सत्र में क्या हुआ, ये क्या क्या लाए? ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इन्होंने क्या अहमियत किस चीजों की दी। पहले तो उन्होंने कहा कि हम ये जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, और 3 चीजें हुई इस सत्र में न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, इंश्योरेंस, FDI 100%, और मनरेगा को इन्होंने खत्म किया, नाम बदल दिया और इसको खत्म भी किया लगभग। ठीक है, चलो तीनों पे 2-2 मिनट पे बात करेंगे। पहली बात तो इंश्योरेंस की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि FDI अब 100% बाहर से पैसा आप ला सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं। अब मैं याद इनको कराना चाहता हूं कि जब वे विपक्ष में थे तो हम FDI का बिल, हमने इंश्योरेंस का बिल लाए थे हम, और हमने कहा कि भाई 49%, 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है इंश्योरेंस सेक्टर में। इन्होंने इसका विरोध किया।
उस समय मुझे याद है कि अपने इन्हीं के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम 49% को नहीं मानते, आप 26% रखिए। 26% रखना पड़ा हमें। फिर जब ये सत्ता में आए 2014 में, इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, वो 26 का इन्होंने खुद ही 49% कर दिया जब से सत्ता में आए। उस समय विरोध करते थे और फिर उन्होंने 74% कर दिया खुद ही, और आज 100% कर दिया। तो जिस पे आप विरोध कर रहे थे, जब हम चाहते थे कि भाई आप इसकी 49% करो, वो भी नहीं माने। जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने 49% कर दिया। ये तो इनका रवैया है। ये राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते, ये राजनीति के बारे में हर मिनट सोचते हैं, कि इनको राजनीति ज्यादा पसंद है। राष्ट्र का जो तरक्की हो, इसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं। जहां तक मनरेगा से सवाल है, ये तो मैं समझता हूं कि ये महात्मा गांधी जी का नाम ही मिटाना चाहते हैं। बात तो करते हैं महात्मा गांधी जी, खादी पे तस्वीरें भी दिखाते हैं, आपको याद हो ना, चरखा, लेकिन चक्रव्यूह चलाते हैं। और ऐसा चक्रव्यूह चलाते हैं। मतलब मैं पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी मनरेगा ऐसी एक स्कीम थी जो गरीब लोगों के लिए थी। आपको याद होगा कि कोविड के वक्त इतनी काम आई है इसकी, ना स्कीम होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसी से तो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको उन गरीब लोगों को कुछ राहत मिली। और इसमें जो स्कीम है, इसमें 57% स्कीम में जो लेबर है वो महिलाओं की है। 57% महिला काम करके पैसा कुछ कमाती थी, ताकि थोड़ा सा अपनी अर्निंग, उनके घर में जो उनका पैसा जरा मिल जाए उनको। 57%। और तमिलनाडु जैसे जगह पे तो 80% थी। और मुझे आज भी याद है, इसका भी ये राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। और सबसे जो दुख की बात यह है कि इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार की जो कंट्रीब्यूशन है वो 90% थी, मटेरियल के ऊपर और लेबर के ऊपर 90%। और जो राज्य सरकार थी उसकी कंट्रीब्यूशन 10% थी। तो इन्होंने कहा कि अब स्कीम जो होगी उसमें जो केंद्र की कंट्रीब्यूशन होगी वो केवल 60% होगी और राज्य सरकारों की कंट्रीब्यूशन 40% होगी। राज्य सरकारों के पास तो पैसा ही नहीं है, तो स्कीम कहां से लागू करोगे? तो सीजनल 40% कंट्रीब्यूशन राज्य सरकारों की, और कहा है कि 100 दिन की हम 125 दिन की हम गारंटी करते हैं। कहां से गारंटी करेंगे? और पंचायत तय करेगी। मतलब कि जो मतलब इस देश में गरीब के लिए तो कोई कुशन है नहीं ना। बाकी देशों में जब गरीब को मतलब कि बेरोजगार हो जाए कोई, तो उनको डोल मिलता है, सरकार ही पैसा देती है। यहां वो क्वेश्चन तो है नहीं। कहते हैं तो विकसित भारत का सपना दिखाते हैं, लेकिन आज की इनकी स्थिति क्या है वो आप देख ही रहे हो। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सबसे अहम मुद्दा इस देश में क्या है? प्रदूषण का। अभी आज ही मैंने सुबह पढ़ा अखबार में कि जो दवाई है राहत देने की, वो भी खत्म हो रही है अस्पतालों में। बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये सांस ले रहे हैं इस प्रदूषण में। उस पर कोई चर्चा नहीं। मतलब कि लोगों की जिंदगी चले जाए, वृद्ध लोगों की जिंदगी चले जाए, आपके फेफड़ों में प्रदूषण रोज के रोज इस लेवल पर हो जाए कि आपकी उम्र घट जाए, उसकी कोई चिंता नहीं। वो एक मुद्दा ही नहीं है इनके लिए। तो एक तो मुख्यमंत्री कहती है जैसे टेम्परेचर नापते हो आप, प्रदूषण नापना चाहिए आपको। दोस्तों, इस वक्त ये सरकार जिस तरह से संसद में विपक्षी सांसदों के साथ व्यवहार कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए खतरे के संकेत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है संसद के अस्तित्व को ही नकारने का प्रयास हो रहा है।
एक से बढ़कर एक देश के भविष्य को लेकर अहम बिल पास हो रहे हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि उस पर विपक्षी सांसदों की राय को तवज्जो तक नहीं दी जा रही है। अगर उनकी सलाह को तवज्जो दी जाती, शांति बिल परमाणु ऊर्जा को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने से जुड़ा हुआ बिल, उस पर बहस होती। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से त्राहिमाम मचा हुआ है, उस पर विपक्ष ने कहा एक बार इस मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, लेकिन सरकार इस पर बहस करने से भाग गई। वो चर्चा 150 साल पहले रचित वंदे मातरम पर की, जिसका आज के लिए लोगों के विकास से कोई वास्ता ही नहीं है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों, पीएम मोदी जो नेता सदन है वो संसद में दिखे ही नहीं, सांसदों के बीच बैठे नजर ही नहीं आए, विपक्षी सांसदों के विचार को नहीं सुना, दूर रहे। अब जबकि संसद की कार्रवाई खत्म हो गई है तो उस दिन नजर आए। अब इसे क्या कहेंगे दोस्तों? मोदी आज संसद की कार्रवाई के आखिरी दिन दिखे, आप इसे किस रूप में लेते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।